वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए उर्दू ज़बान की तारीख बुक से सबक नंबर 6 को पढ़ाऊंगी। एक बात सभी बच्चे गौर से सुनेंगे कि जिन बच्चों के पास ख़याबान उर्दू वाली बुक है, जो बच्चे ख़याबान उर्दू को पढ़ रहे हैं, वही बच्चे उर्दू ज़बान की तारीख बुक को पढ़ेंगे। याद रहेगा कि जिनके पास ख़याबान उर्दू बुक है, वही बच्चे उर्दू ज़बान तारीख की किताब को पढ़ेंगे और इस सबक नंबर 6 को पढ़ेंगे। तो सबक का नाम है दबिस्तान लखनऊ। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने दबिस्तान दिल्ली के अहम शायरों के बारे में मालूमात को समझा था। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लखनऊ के जो अहम शायर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले चैप्टर की मैं आपको मेन थीम समझा देती हूँ, ताकि सबक को समझना आपके लिए आसान रहे और आप इसको एग्ज़ाम में भी बनाकर लिख सकें। तो इस चैप्टर को याद करने के लिए सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि देखो, आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया था। तो जब मुग़लों की जो सल्तनत थी, औरंगज़ेब की मौत के बाद कमज़ोर होने लगी थी, जिससे अंग्रेज़ों का प्रभाव हिंदुस्तान में और ज़्यादा बढ़ने लगा था। तो जिस टाइम पर लखनऊ में कौन बादशाह थे? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के टाइम से अंग्रेज़ों की घुसपैठ काफ़ी मजबूत होती जा रही थी। तो फिर शुजाउद्दौला के बाद लखनऊ के अंदर आसिफुद्दौला बैठे बादशाह के रूप में। तो जब आसिफुद्दौला लखनऊ के बादशाह थे, तो तब अंग्रेज़ों ने लखनऊ के अंदर अपनी रेजिडेंसी कायम कर ली थी, यानी कि पूरे ही लखनऊ के ऊपर इनडायरेक्ट उनका कब्ज़ा हो गया था अंग्रेज़ों का। तो जब वाजिद अली शाह वहाँ के राजा हुए, तो उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि वाजिद अली शाह को गिरफ़्तार कर लिया। कब? 1854 के अंदर। और गिरफ़्तार करके उन्हें कहाँ भेज दिया? कलकत्ता भेज दिया, क्योंकि वाजिद अली शाह के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वाजिद अली शाह ने ऐसा क्यों किया था? अपनी गिरफ़्तारी को क्यों मंजूर किया था? ताकि जो लखनऊ का माहौल है और लखनऊ की जो आवाम है वो सुरक्षित रहे, अंग्रेज़ों के जुल्म का निशाना ना बन सके। तो इससे क्या हुआ था कि देखो, कहने को तो अवध की जो स्वतंत्रता थी वो ख़त्म हो गई थी, मगर जो यहाँ के लोगों का अदबी और शायरी माहौल था वो पहले की तरह ही बरकरार था। अभी भी यहाँ के लोग ऐश आराम और मुसर्रत की ज़िंदगी जी रहे थे। रातों को शायरी के मुशायरे होते थे। लखनऊ के अंदर शायरी का बहुत ज़्यादा चलन था। तो इसके बावजूद के अंग्रेज़ों का लखनऊ के ऊपर कब्ज़ा हो गया था, मगर फिर भी यहाँ के लोग ऐशो आराम और शेर व शायरी की ज़िंदगी भरपूर तरीके से जी रहे थे, क्योंकि वाजिद अली शाह ने अपनी गिरफ़्तारी को मंजूर कर लिया था और उनके आगे सरेंडर कर दिया था, ताकि आवाम को किसी तरीके की तकलीफ़ ना उठानी पड़े। अब बच्चों, दिल्ली के अंदर जो शायर थे वो पैसा कमाने की गर्ज से लखनऊ आने लगे, क्योंकि लखनऊ के अंदर शेर व शायरी का बहुत रिवाज था। तो ये शायर भी लखनऊ के ही कहलाने लगे थे। इसी वजह से दिल्ली की तुलना में लखनऊ के अंदर जो शायरों की संख्या है वो ज़्यादा है। तो अब इतनी बात मैंने आपको ज़ुबानी तौर पर समझा दी है। अब इस पूरी ही बात को आप लफ्ज़ी तौर में किस तरीके से लिखोगे वो भी पढ़कर सुना देती हूँ। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद, जैसा कि मैंने बताया था कि मुग़लिया सल्तनत कमज़ोर होने लगी थी और मरकज़ यानी कि केंद्र के तहत जितने भी सूबे थे वो आहिस्ता आहिस्ता खुद मुख्तार हो रहे थे, अपने आप को केंद्र से अलग कर रहे थे। इनमें से एक सूबा अवध भी था। 1722 में जब सादत खां को दिल्ली के बादशाह की तरफ से इस सूबे का यानी कि अवध का सदर मुकर्रर कर दिया गया, तो मुग़ल सल्तनत का ज़वाल होना शुरू हो चुका था। याद रखोगे कि 1722 में दिल्ली के सुल्तान की तरफ से सादत खां को लखनऊ यानी कि अवध का जब सदर बनाया गया था, तो उस टाइम पर मुग़ल सल्तनत का ज़वाल यानी कि मुग़ल सल्तनत के कमज़ोर होने की शुरुआत हो चुकी थी। सादत अली खां के इंतज़ाम से अवध में खुशहाली आई थी। इन्होंने अच्छा इंतज़ाम चलाया था। इनके बाद शुजाउद्दौला आए थे और शुजाउद्दौला के ज़माने में ही अंग्रेज़ों ने अवध में अपनी रेजिडेंसी को कायम किया था। तो शुजाउद्दौला ने भी अवध के लिए बहुत कुछ करना चाहा था, मगर बक्सर की जो जंग हुई थी उसमें हिंदुस्तानियों को हार हो गई थी, तो इस हार से उनका दिल टूट गया था। इसके बाद अवध यानी कि लखनऊ के तख्त पर कौन बैठे थे? आसिफुद्दौला बैठे थे। आसिफुद्दौला ने
फैज़ाबाद की जगह क्या किया था कि लखनऊ को दारुल सल्तनत यानी कि अपनी राजधानी बनाया था और दोनों हाथों से यहाँ का ख़जाना लुटा दिया था। किसने? आसिफुद्दौला ने। अवध यानी कि लखनऊ में शुजाउद्दौला के ज़माने से अंग्रेज़ों की दखलंदाजी शुरू हो गई थी। याद रखोगे कि लखनऊ में, अवध में शुजाउद्दौला का जब ज़माना था, जब वो तख़्त पर थे, तो उसी ज़माने से अंग्रेज़ों की दखलंदाजी शुरू हो गई थी। आसिफुद्दौला के ज़माने में बात यहाँ तक आ पहुँची थी कि अवध का सारा निज़ाम जो था अंग्रेज़ों ने वहाँ पर अपनी रेजिडेंसी कायम कर ली थी। वाजिद अली शाह इसके सिवा क्या कर सकते थे कि अमूर सल्तनत से चश्म पोशी करके ऐश व निशात की महफ़िलों के अंदर वो खो गए थे। मगर अंग्रेज़ों को ये भी ना भाया था, यानी कि जब वाजिद अली शाह को ये पता चला कि अंग्रेज़ों ने अपनी रेसिडेंसी अवध के अंदर, लखनऊ के अंदर कायम कर ली है, तो वो समझ गए थे कि हम कमज़ोर हैं। तो इसी मारे वाजिद अली शाह अपने जो सल्तनत के अंदर थे वो बिल्कुल खो गए थे, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी को जी रहे थे, यानी कि उनकी मुखालफत करने के लिए नहीं उठे थे, क्योंकि वो जान गए थे कि अब वो अंग्रेज़ों के आगे कमज़ोर हैं। मगर अंग्रेज़ों को उनका ये नज़रअंदाज करना भी ना भाया और 1854 में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि वाजिद अली शाह को माजूल करके गिरफ्तार करके लखनऊ से कलकत्ता भेज दिया। इस तरह अंग्रेज़ों की मुदाखलत से अवध की आज़ादी तो छिन गई थी, लेकिन वाजिद अली शाह के सुलह करने के नतीजे में अवध को एक पुरअमन माहौल और ज़िंदगी खुश नसीब हुई थी। अवध के लोगों को ऐशो इशरत की ज़िंदगी इस खुशहाली का नतीजा थी। हर तरफ राग व रंग की बज़म की महफ़िलें आरस्ता हो गई थी। महफ़िलों के अंदर शेर व सुख्न यानी कि शायरी की महफ़िलें सज गई थी। उधर दिल्ली में अहले कमाल यानी कि जो बहुत बड़े बड़े शायर थे, उनकी गुज़र बसर मुश्किल हो गई थी, तो वो एक एक करके लखनऊ में पैसा कमाने की गरज से शायरी करने के लिए आने लगे थे। इन अहले कमाल में बड़ी तादाद किसकी थी? शायरों की थी। दिल्ली के शोरा ही से मीर ज़ाहिक, मीर सूस वग़ैरह तो पहले ही अवध आ चुके थे, यानी कि अंग्रेज़ों के अवध पर कब्ज़ा करने से पहले ये अवध आ चुके थे। इनके बाद कौन कौन से शायर आए थे? मीर हसन, जराइत, इंशा, मुज़हफ़ी और इनके बाद यहाँ पहुँचे। यहीं से इसी वजह से दबिस्तान लखनऊ की बुनियाद पड़ी थी। जब दिल्ली से और जगहों से शायर लखनऊ में आकर जमा होने लगे थे, तो इसे दबिस्तान लखनऊ की इसी वजह से बुनियाद पड़ी थी। जराइत का मज़ा हमेशा से मामला बंदी की तरफ माइल था, यानी कि लखनऊ के गैर संजीदा माहौल से अखलाकी खतरों का ऐसा ज़वाल हो गया कि इंशा मुज़हफ़ा की शायराना यानी कि शायरी की चमक और ज़्यादा उजागर हो गई थी। लखनऊ का माहौल रेख्ती गोई को भी बहुत रास आया था। रेख्ती का मतलब क्या है? रेख्ती शायरी का वो प्रकार है जिसमें औरतों के जज्बात उन्हीं की ज़बान में पेश किए जाते हैं, जिन्हें शायर अपनी ज़ुबानी कहते हैं, औरतों के जज्बात को शायरी के रूप में। तो शायरी का ये एक प्रकार था और लखनऊ के अंदर ये बहुत मशहूर हुआ था। रंगीन व इंशा के कलम ने इस मैदान में, यानी कि रेख्ती के मैदान में रंगीन ने और इंशा ने बहुत सारे कारनुमाया अंजाम दिए थे, यानी कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। ये वो शोरा थे, वो शायर थे जो दिल्ली और दूसरे मकामात से लखनऊ पहुँचे थे और जिन्होंने रेख्ती को शायरी में आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। इनके बाद वो शोरा आते हैं लखनऊ के अंदर जो फैज़ाबाद यानी कि लखनऊ में ही पैदा हुए थे, और इन्हीं की वजह से दबिस्तानी लखनऊ को बहुत बड़ी अहमियत हासिल हुई थी। अब बच्चों दबिस्तान लखनऊ के अहम शायरों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शायर हैं इंशा उल्लाह खां इंशा। इनकी विलादत यानी कि पैदाइश 1752 में हुई थी और इनका इंतकाल 1817 में हुआ था। याद रखोगे इंशा उल्लाह खां इंशा की पैदाइश, देखो विलादत में भी 7 आ रहा है और वफ़ात में भी 7, यानी कि 1752 में हुई इनकी विलादत और वफ़ात हुई 1817 में। यहाँ पर स्टार्टिंग में 17 है
और यहाँ पर लास्ट में 17 है। मैं इस वजह से आपको बता रही हूँ ताकि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सन आपके जहन के अंदर रहे। और वैसे तो आपको बार बार रिवीजन करनी है, आप जितनी रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा याद रहेगा। आप हमेशा ध्यान रखना कि बिना रिवीजन के हम कोई भी चीज़ कभी भी अपने दिमाग में नहीं बिठा सकते हैं। इसलिए अगर आपको एक बार रिवीजन करने की हैबिट हो गई तो आपका दिमाग एक ही बार में इस तरीके की रिवीजन करेगा कि आप उस चीज़ को ता ज़िंदगी तक अपने दिमाग में बिठा कर रख सकोगे। इसलिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की हैबिट करें, फिर आपका दिमाग इसी हिसाब से काम करने लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत ना करके एक बार पढ़ने की ही हैबिट में आपको सब कुछ हमेशा आपके जहन में रहा करेगा। एक बार मेरे कहने से आप ज़रूर इस चीज़ की हैबिट ज़रूर करना। तो इंशा की विलादत 1752 और इंतकाल 1817 में हुआ। मुर्शिदाबाद में पैदा हुए। तकरीबन 13 बरस की उम्र में वालिद के साथ ये फैज़ाबाद आ गए थे। इसके बाद ये दिल्ली और दूसरे शहरों में रहे। इंशा ने नज़्म और नस्र यानी कि पोयम और लिटरेचर दोनों ही लिखने में तबाह आजमाई की थी। फ़ारसी, तुर्की, अरबी और उर्दू ज़बान पर इन्हें बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी। इनके उर्दू की तसनीफ़ यानी कि उर्दू में लिखे गए लेखों के अंदर दास्ताने रानी केतकी और कुंवर उदे भान की उर्दू नस्र की तारीख़ में बहुत ज़्यादा मकबूलियत रखती है। इन्होंने फ़ारसी, उर्दू और तुर्की के अंदर भी कई किताबें लिखी हैं। उर्दू शायरी में इनका एक कुलियात भी मौजूद है और इसको दीवाने रेख्ती भी कहते हैं। याद रखोगे कि उर्दू शायरी में इनका एक कुलियात भी मौजूद है जिसको दीवाने रेख्ती भी कहते हैं। आगे लिखोगे, इंशा का शुमार उर्दू के मुमताज़ शायरों में होता है। इन्होंने ऐसी शायरी की है जिसमें शिकोहिल अल्फाज के साथ मज़मून आफरीनी है, यानी कि शिकवा ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है जिससे कि बातों का लफ्ज़ों के अंदर ही शिकवा होता है और जिसे पढ़कर एक मज़मून की तरह आँखों में कहानी चलती हुई महसूस होती है। और इसके साथ ही इनकी बहुत सारी ग़ज़लें भी हैं जो बहुत साफ, सादा और सलीस ज़बान में है जिसे सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। इनकी गैर संजीदगी का सबब नवाबीन अवध, ख़ुसूसन नवाब सादत अली खां की मुसाहबत थी, जहाँ दरबारियों के चोचलों में तरह तरह की इनको शायरी करनी पड़ती थी। याद रखोगे कि इनकी ग़ज़लों में जो संजीदगी थी वो किस वजह से थी, क्योंकि ये सादत अली ख़ां के दरबार के अंदर शायरी करते थे और दरबार में संजीदगी के साथ इन्हें दरबार के चोचलों की तारीफ़ करनी पड़ती थी, इसलिए इनकी शायरी संजीदा होती थी। इससे इनको रेख्ती की, अब इसके अलावा ये रेख्ती की तरफ भी माइल हुए थे। अब यहाँ पर इनकी ग़ज़लों के चंद अशार हैं, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। बस ना दिया की करे साहब, अदारक हवस, खाक ही खाक है सब, खाक क्या खाक हवस। कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। अगले शायर हैं सादत यार खां रंगीन। तो इनकी पैदाइश 1763 में और इंतकाल 1853 में हुआ। दोनों ही लास्ट के अंदर बच्चों 33 आ रहा है, यहाँ पर 1763 है और इंतकाल में 1853 है। 17 के बाद क्या आता है 18, अब 63 के बाद क्या आता है 10 का डिफरेंस है यहाँ पर 53। तो याद रहेगा पैदाइश 1763, इंतकाल 1853 में हुआ। ये दिल्ली में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम तहमासप बेग खां था। रंगीन की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा लखनऊ और दूसरे शहरों में गुजरा था। ये बहुत बड़े सलाहियत वाले शायर थे और इल्म भी रखते थे, लेकिन इनके मिजाज में शौकी और फक्कड़पन इतना था कि ख़ुद इनके अहद के अंदर जो बड़े बड़े शायर थे इसी शौकी और फक्कड़पन की वजह से इनकी शायरी को संजीदगी यानी कि सीरियस नहीं लेते थे। बाज़ तस्कीरा निगारों ने रंगीन को रेख्ती का मुवज्जिद कहा है, यानी कि रेख्ती की जो स्टार्टिंग की गई है शायरी के अंदर कहा जाता है कि वो सादत यार खां रंगीन ने की थी। रंगीन औरतों के ख़ास मुहावरे और फ़िक्रे
बकसरत से इस्तेमाल करते थे अपनी शायरी में। यहाँ पर चंद अशार हैं इनके। हाथ में है हाथ और कोई नहीं है आस पास, वो तो काबू में है पर हम जी चला सकते नहीं। 14वीं है रात और छटकती हुई है चांदनी, हम कमंद अब इनके कोठों पर लगा सकते नहीं। अब बच्चों लखनऊ के अगले मशहूर शायर का नाम है शेख गुलाम हमदानी मुज़फ़्फ़ी। इनकी पैदाइश 1747 में हुई थी और इंतकाल 1825 में हुआ है। दिल्ली के करीब शहर बल्लभगढ़ में ये पैदा हुए थे। रोज़गार के सिलसिले में इनका जो क़याम था आनूला, दिल्ली और लखनऊ में रहा। ये एक मुमताज़ शायर थे और तज़किरा निगार भी थे। याद रखोगे, शायर और तज़किरा निगार दोनों थे। इनकी इनकी तसनीफ़ात यानी कि इनके लेखों में फ़ारसी के 3 दीवान हैं, उर्दू के 8 दीवान हैं, 1 दीवान उर्दू कसाइद का और 21 इनकी मसनवियाँ भी हैं। इन्होंने फ़ारसी शायरों का एक तज़किरा लिखा था जिसका नाम था अक़्द सरिया के नाम से लिखा था। मज़हफ़ी को ज़बान पर कुदरत हासिल थी, यानी कि बहुत अच्छे लफ्ज़ों का किस तरीके से इस्तेमाल करना है लिखकर ये बहुत बखूबी जानते थे। ये उर्दू की नज़ाकतों और लताफ़तों से बखूबी, लफ्ज़ों से बखूबी वाकिफ़ थे। इनके यहाँ पर चंद अशार हैं, पढ़कर बताती हूँ। न खुद से जो कोई पेश आया, कज अपनी कलह हमने कर ली, ख्वाब था या ख़याल था क्या था, हिजर था या वसाल था क्या था। अगले शायर हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश। आतिश की विलादत पैदाइश 1768 में हुई और इंतकाल 1847 में हुआ। फैज़ाबाद में पैदा हुए। वालिद का नाम इनके ख्वाजा अली बख्श था। इनको बहुत ज़्यादा तालीम हासिल नहीं थी, लेकिन शेर बहुत उम्दा कहते थे। आतिश के कलाम का वो हिस्सा अलग से पहचाना जा सकता है जिन पर उनकी इनफरादियत की मोहर लगी हुई है, यानी कि आतिश के ज़रिए लिखे हुए कलाम का वो हिस्सा जो बहुत ज़्यादा मशहूर था वो बिल्कुल अलग ही पहचान लिया जाता है कि ये आतिश के ज़रिए लिखे गए शेर हैं। दूसरे हिस्से की शायरी वो है जिस पर इनका लखनवी रंग की गहरी मोहर लगी हुई थी। लखनवी अंदाज़ के अंदर ये बहुत अच्छी काफ़िया के साथ काफ़िया, पैमाने और ख़ारजी मज़ामीन के साथ शायरी करते थे लखनवी अंदाज़ के अंदर। लखनवी शायरी की बहुत ज़्यादा भरमार है इनके शेरों में। इस ज़माने के आम रिवाज के मुताबिक आतिश ने 2 गज़लें और 6 गज़लें भी कहे हैं। यहाँ पर इनके अशार के चंद नमूने हैं। मगर उसको फ़रेब नरगिस मस्ताना आता है, पलटती हैं सफ़े गर्दिश में जब पैमाना आता है, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहबुतेरे, हज़ार हा शिजरे सायादार रहा में है। अब बच्चों लखनऊ के अगले शायर हैं मीर ग़ुलाम हसन हसन। इनकी पैदाइश 1737 में हुई और इंतकाल 1786 में हुआ। उर्दू के मशहूर शायर थे। ग़ुलाम हसन ज़ाहक के साहबजादे थे। इन्होंने गज़लें भी कही हैं और मसनवियाँ भी कही हैं। किसने? मीर ग़ुलाम हसन हसन ने गज़लें और मसनवियाँ दोनों कही हैं और मुशायरा उर्दू का तज़किरा भी लिखा है। इन्हें सबसे ज़्यादा शोहरत एक मसनवी लिखने में जिसका नाम सहरुल बयान है उससे मिली है। सहरुल बयान का अंदाज़ बहुत ही निराला और दिलचस्प है। इसकी ज़बान बिल्कुल सादा और सलीस है जो कि सभी को समझ आती है। मीर हसन को अपने ज़माने के मुख्तलिफ़ तबकों की ज़बान पर कुदरत हासिल थी, इसलिए इनके जो किरदार जिस तरीके से ताल्लुक़ रखते थे उनकी ज़बान उसी तबके की होती थी। सहरुल बयान की एक ख़ूबी ये भी है कि इसमें बेशुमार किरदार हैं और तरह तरह के मनाजिर इसमें लिखे गए हैं मसनवी में, लेकिन कहीं कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती है जिस पर जो कि गैर फितरी हो, जो कि गलत बात हो या कुछ अलग हो। मीर हसन की मालूमात पर हैरत होती है। वो जब नजूमियों का ज़िक्र करते हैं, इस मसनवी में नजूमी किसे कहते हैं? ज्योतिष को। तो जब वो नजूमियों का ज़िक्र करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो ख़ुद बहुत बड़े नजूमी हो। अगर वो मौसीकी का ज़िक्र करते हैं यानी कि गानों का,
تو مختلف آلات کے بارے میں پوری انفارمیشن دیتے ہیں اپنی مثنوی کے اندر۔ تو یہاں پر سحر البیان کی کچھ لائنز ہیں، میں پڑھ کر بتاتی ہوں۔ بچھا مرگ چھالے کو اور لے کے بین، دو زانوں سنبھل کر وہ زہرہ جبین، قدار بجانے لگی شوق میں لگی دست، و پا مارنے ذوق میں وہ سنسان جنگل، وہ نور قمر، وہ براق سا ہر طرف دہشت و در، وہ اجالا سا میدان چمکتی سی ریت، اگا نور سے چاند تاروں کا کھیت، درختوں کے پتے چمکتے ہوئے، خس و خار سارے چمکتے ہوئے، درختوں کے سائے سے منہ کا ظہور، گرے جیسے چھلنی سے چھن چھن کے نور، کیا ہاتھ سے بین سن کر جو دل، گئے سایہ و نور آپس میں مل، وہ صورت خوش آئی جو اس نور کی، دل اپنے پہ سائے نے منظور کی۔ اگلے شاعر ہیں دبستانی لکھنؤ کے پنڈت دیا شنکر نسیم۔ ان کی ولادت 1811 میں ہوئی اور انتقال 1845 میں ہوا۔ فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ میر حسن کے بعد نسیم اردو کے بہت بڑے مثنوی نگار تھے، مثنوی لکھنے والے تھے۔ یاد رکھو گے کہ میر حسن سب سے بڑے مثنوی نگار سمجھے جاتے ہیں اردو کے اندر، اور یہ جو ہیں نسیم دوسرے مشہور اردو کے مثنوی نگار ہیں۔ ان کی مثنوی گلزار نسیم کو ان کی دلچسپ طرز بیان اور خاص انداز کی وجہ سے غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ اس مثنوی کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر بات بہت ہی اختصار کے ساتھ کہی گئی ہے۔ یہ مثنوی صناعی، حسنکاری، بندش کی چستی، شکوہ الفاظ، نادر تشبیہات اور واقعی نگاری کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس مثنوی کے یہاں پر کچھ لائنز ہیں، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ گل کا جو علم چمن چمن ہے، یوں بلبل خامہ نعرہ زن ہے، گلچے نے وہ پھول جب اڑایا اور غنچہ صبح کھل کھلایا، وہ سبزہ باغ خواب آرام، یعنی وہ بقاولی گل اندام، جاگی مرغ سحر کے غل سے، اٹھی نکہت سی فرش گل سے، منہ دھونے جو آنکھ ملتی آئی، پر اب وہ چشمے ہوش پائی، دیکھا تو وہ گل ہوا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے۔ اگلے شاعر ہیں مرزا سلامت علی دبیر۔ ان کی پیدائش 1803 اور انتقال 1875 میں دہلی میں ہوا۔ 5-6 سال کی عمر میں والد کے ساتھ یہ لکھنؤ آ گئے تھے۔ میر انیس کے بعد مرزا دبیر کا نام دوسرے ہم مرثیہ گو کی حیثیت سے لیا جاتا ہے۔ یاد رکھو گے کہ میر انیس کے بعد مرزا دبیر کا نام دوسرے ہم مرثیہ یعنی کہ مرثیہ لکھنے والوں کی حیثیت میں ان کا دوسرا نمبر آتا ہے۔ دبیر نے مختلف اصناف سخن یعنی کہ شاعری کے بہت سارے پرکاروں میں طبع آزمائی کی کوششیں کی، لیکن انیس کی طرح شہرت انہیں بھی صرف مرثیے لکھنے کی وجہ سے ملی۔ مرزا دبیر کی شاعری کی خصوصیت شوکت الفاظ اور مضمون آفرینی ہے، یعنی کہ اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ پڑھ کر غزلوں اور نظموں کو مضمون کی طرح آنکھوں کے آگے منظر چلتے ہیں۔ ان کی مرثیوں کی خوبی یہ ہے کہ ان میں نئی تشبیہات اور نئے استعاروں کا یہ استعمال کرتے ہیں۔ مرثیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں کہ کسی انسان کے اوپر جب وہ انتقال فرما جاتے ہیں تو ان کی یاد میں کوئی غزل یا نظم لکھنی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگنا، پہنچے قریب فوجے تو گھبرا کے رہ گئے، چاہا کرے سوال پہ شرما کے رہ گئے، غیرت سے رنگ فک ہوا جھرا کے تھرا کے رہ گئے، چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، آنکھیں جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں اصغر، تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں۔ اب بچوں دبستان لکھنؤ کی خصوصیات کو سمجھیں گے، یعنی کہ دبستان لکھنؤ کے جتنے بھی شاعر تھے
ان کی مین روپ میں کیا خصوصیات تھی، جیسے کہ ہم نے دبستان دہلی والے چیپٹر کے اینڈ میں دبستان دہلی کی خاصیتوں کو پڑھا تھا۔ اب یہاں پر اینڈ میں دبستان لکھنؤ کی خاصیت پڑھیں گے۔ دبستان دہلی کے مقابلے میں دبستان لکھنؤ کی خصوصیات بڑی حد تک مختلف ہیں۔ شورائے دہلوی کے یہاں تصوف کی گہری چھاپ ہے۔ لکھنؤ میں چونکہ فارغ البلالبکی کے سبق اہل لکھنؤ عیش و عشرت میں مبتلا تھے، اس لیے ان کے یہاں شاعری میں لکھنؤ کی شاعری کے اندر عیش اور عشرت کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی جیتے تھے، مگر جو دہلی کے شاعر تھے ان کے یہاں تصوف یعنی کہ سوچ کی گہری چھاپ ہے، یعنی کہ ان کے جو مضامین ہوتے تھے سچی زندگیوں سے کسی ٹاپک کو اٹھا کر مطالعہ کر کے پھر لکھے جاتے تھے۔ دبستان لکھنؤ کی شاعری زبان کے نقطہ نظر سے زیادہ دلکش ہے۔ چونکہ یہ اودھی علاقہ ہے، اس لیے یہاں کی زبان لہجہ زیادہ نرم اور شریں ہے لکھنؤ کا دلی کی بھاشا کے مقابلے میں۔ اہل لکھنؤ ہر معاملے میں دہلی والوں سے الگ اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ کیونکہ یہاں پہ عیش و مسرت کی زندگی زیادہ تھی، اس کے علاوہ کام کی تلاش میں بھی لوگ لکھنؤ کے اندر ہی آیا کرتے تھے۔ زبان کے سلسلے میں شعراء لکھنؤ نے اہلی دہلی سے اپنا راستہ الگ نکالا۔ دہلی کی بھاشا الگ ہے، لکھنؤ کی بھاشا الگ ہے۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء نے جذبات سے الفاظ کی نوک پلک سنوارنے اور زبان میں لطافت پیدا کرنے میں زور دیا ہے، یعنی کہ لکھنؤ کی زبان میں دلی کے مقابلے میں لفظوں میں ایسے لفظوں کا استعمال کیا گیا تھا جنہیں پڑھ کر لطافت محسوس ہوتی تھی، تمیز تھی بہت زیادہ لفظوں میں۔ اس کے علاوہ بچوں، دبستان لکھنؤ کے شعراء نے اپنے شاعری کے اندر لفظی ثنائے و بدائے، صلح جگت، دوراسکار تشبیہات اور استعارات کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے دلی والوں کی تلنا میں۔ شعراء دہلی کے یہاں داخلیت مادی، جبکہ شعراء لکھنؤ کے کلام میں خارجیت کا غلبہ ہے۔ یاد رکھو گے کہ دہلی کے شاعروں کی زبان کے اندر داخلیت اور شعراء لکھنؤ کی زبان میں خارجیت کا غلبہ ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء حقیقی جذبات اور واردات قلبی کو پیش کرنے میں ممتاز ہیں، یعنی کہ مشہور ہیں۔ اور دبستان لکھنؤ میں شعروں کے اندر ایک الگ ہی طرح کی تصنیع اور بناوٹ ہے، اور خیال آرائی اور مضمون بندی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، مضمون آرائی پر۔ اس کے علاوہ آخری ٹاپک ہے دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کی ایک جیسی مجموعی خدمات کیا کیا تھی؟ تو دونوں ہی دبستانوں کے شعراء نے اردو کی تمام مروجہ اصناف میں، یعنی کہ شاعری کی اصناف میں طبع-آزمائی کی، جیسے کہ غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، رباعیات، قطعات وغیرہ۔ دبستان دہلی کے شعراء نے غزلوں کے علاوہ قصیدے، شعر آشوب، مثنوی اور مرثیے بھی لکھے، لیکن مثنوی اور مرثیے کا عروج لکھنؤ میں بھی ہوا تھا۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان، دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم اور شوق لکھنوی کی مثنوی زہر عشق دبستان لکھنؤ کی ہی دین ہے۔ اسی طرح مرثائی میں ضمیر، خلیق، دلگیر کے بعد میر انیس اور مرزا دبیر نے جو شہرت حاصل کی اور جس طرح کمال فن کا مظاہرہ کیا وہ بے مثال ہے۔ تو بچوں، یہاں سے یہ چیپٹر تھوڑا لینتھی تھا، کمپلیٹ ہوتا ہے۔